एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिलीव इन योर सेल्फ में। जैसा कि आप सब जानते हैं 16 अप्रैल को हमारा पोल साइंस का एग्ज़ाम है। तो आज हम सॉल्व करेंगे पोल साइंस का सैम्पल पेपर, जिससे क्या है हमें एग्ज़ाम के पैटर्न का पता चल जाएगा। ये जो सैम्पल पेपर है ये हमें 14 मार्क्स का दिया गया है और इसमें 2 आवर्स का हमें टाइम दिया गया है। सैम्पल पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए जो है इसमें 8 क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स के हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है 15 वर्ड्स में देना है। पार्ट बी है उसमें 3 क्वेश्चंस हैं जो 4 मार्क्स के हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें 100 वर्ड्स में देना है। और जो पार्ट सी है वो जो है उसमें 2 क्वेश्चंस हैं जो 6 मार्क्स के हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें 117 वर्ड्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि गांधी जी का स्वराज से क्या आशय है, और हमें इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है कि हानि के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम आंसर की तरफ। तो आंसर नंबर फर्स्ट देखते हैं। गांधी जी की स्वराज की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। जो गांधी जी की स्वराज की अवधारणा है बहुत ज़्यादा व्यापक है। स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासनों से स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं, बल्कि इसे नैतिक सांस्कृतिक स्वाधीनता का विचार भी निहित है। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ राजनीतिक स्तर पर हमें स्वाधीनता मिले, हमें नैतिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी स्वाधीनता मिलनी चाहिए। और ये राष्ट्र निर्माण में मेल मिलाव का पर बल देते थे। गांधी जी की जो स्वराज की अवधारणा थी वो राष्ट्र मिलाव पर क्या है, बल देते थे। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लोकसभा की किन्हीं 2 शक्तियों का उल्लेख कीजिए। आंसर देखते हैं हम इसका। लोकसभा की विशेष शक्तियाँ। लोकसभा की विशेष अधिकार धन विधेयक प्रस्तुत करना और उसे संशोधित और अस्वीकार करना है। अगर कोई भी धन विधेयक मतलब धन संबंधी अगर कोई कानून बनना है तो ये क्या है, इसे सिर्फ लोकसभा ही प्रस्तुत कर सकती है। और अगर उसे संशोधित करना है या स्वीकार करना है, ये क्या है, लोकसभा की शक्ति है कि वो धन विधेयक जो है प्रस्तुत कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है और संशोधित भी कर सकती है। और जो मंत्री परिषद होती है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है, अपने विचार तर्क सहित लिखिए। अब हम इसका आंसर देखते हैं। जनहित याचिका वह याचिका होती है जिससे कोई भी व्यक्ति किसी समूह या जन समूह के हितों और अधिकारों के लिए न्यायपालिका में जो है जनहित याचिका दायर करवा सकता है। जनहित याचिका जो है व्यक्ति के पूरे समूह के लिए तथा पूरे तबके को क्या है, लाभ देती है। इसलिए क्या है, गरीब तबके के लिए जो है सहायक साबित होती है। जनहित याचिका है इसे कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका में किसी समूह या तबके के लिए क्या है, लाभ के लिए इसे दायर करा सकता है। ठीक है, इसलिए क्या है, इसे गरीबों के लिए सहायक साबित माना जाता है। आइए चलते हैं आंसर नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये दिया गया है कि एमनियल कोड के अनुसार न्याय क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एमनियल कोड के अनुसार हर एक मनुष्य की गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्ति की गरिमा स्वीकारित है तो उनमें से हर एक व्यक्ति का प्राय ये होगा कि उसे अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए और लक्ष्य अपने अवसर को प्राप्त करने के लिए न्याय ज़रूरी है कि हम तमाम व्यक्ति को समुचित और बराबर की अहमियत दें। अगर हर एक व्यक्ति को अपने विकास करना है तो उसे क्या है, न्याय मिलना चाहिए, उसे हर चीज़ में बराबर की अहमियत मिलनी चाहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए एक प्रत्याशी में किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, किन्हीं 4 योग्यताओं को लिखिए। आंसर नंबर 5 है हमारा, अगर हम किसी भी नागरिक को जो है उसमें क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अगर किसी भी नागरिक को लोकसभा का सदस्य होना है तो उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो अगर हमें लोकसभा का सदस्य होना है तो सबसे पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु जो है 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए,
पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए और अपने संविधान के प्रति क्या है, निष्ठावान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, समाजवाद के मुख्य सरोकारों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर हम देखते हैं। समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में संपत्ति और धर्म पर क्या है, समाज के क्या है, नियंत्रण रहता है। समाजवाद एक क्या है, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है। वहाँ जो है समाजवादी व्यवस्था में जो है धन और संपत्ति पर किसका अधिकार रहेगा, जो है समाज का क्या है, नियंत्रण रहेगा। अब देखते हैं अपना हम क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अनुच्छेद 74(1) का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है हमारा, अनुच्छेद जो है संविधान का जो 74(1) है, इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति को है सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति क्या है, उनकी सलाह के अनुसार कार्य जो है करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि एक अध्यापक कक्षा के कमज़ोर छात्रों का मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दे देता है तो इससे न्याय का कौन सा जो है सिद्धांत काम करेगा तथा आप इसे न्याय संगत मानते हैं? सतर्क उत्तर दीजिए। ठीक है, हम इसका आंसर देखते हैं। न्याय सिद्धांत जो है नैतिक है, वैधानिक नहीं है। ठीक है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक चरित्र का है। यदि अध्यापक छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए अधिक अंक दे देती है तो क्या है, प्लेटो का इसमें क्या है, प्लेटो के न्याय का सिद्धांत जो है वो काम करेगा। प्लेटो की जो है न्याय के सिद्धांत के जो है अकॉर्डिंग ये गलत नहीं होगा। ठीक है, और ये जो सिद्धांत है ये केवल भावना मात्र है और ये कोई कानून नहीं है। अब हमारा शुरू होता है सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी का जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है 9, इसके सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग 9 क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है, ऐसे किन्हीं 4 उपाय को लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। सरकार के दोनों अंग जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और क्या है विधायिका, वो क्या है न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं देंगे। ठीक है, जिसे सही ढंग से न्याय करा जा सके। न्यायाधीश बिना भय और भेदभाव के अपना कार्य करेगा। न्यायाधीश के ऊपर किसी तरह का भार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि अवसर की समानता से क्या समझते हैं? इसका आंसर देखते हैं हम। मोटे तौर पर अवसर की समानता से अभिप्राय एक ऐसे सामाजिक वातावरण से है जिसमें व्यक्ति की शिक्षा, रोजगार, जीविका, स्वास्थ्य आदि चीज़ों के आधार पर भेदभाव ना हो, सबको क्या है समान अवसर मिले। अवसर की समानता का मतलब है कि हमें किसी भी क्या है क्षेत्र में समान अवसर मिले बिना भेदभाव के। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि भारत के दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी से ऐसे 4 राज्य दर्शाए गए हैं जहां द्विसंसदीय विधानमंडल है। इनको पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्नलिखित तालिका के रूप में लिखिए। यहाँ हमें लिखना है ए, बी, सी, डी और हमें लिखना है राज्यों के नाम कि ए जहाँ ए है वहाँ कौन सा राज्य है, बी है कौन सा राज्य है, सी है कौन सा राज्य है, डी है कौन सा राज्य है। चलिए आइए मैप की तरफ चलते हैं। तो जहाँ ए है ये है हमारा उत्तर प्रदेश, जहाँ बी है वो है हमारा कर्नाटक, जहाँ सी है ये है हमारा महाराष्ट्र और यहाँ डी है वहाँ है हमारा तेलंगाना। आंसर जो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा वो है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर लिखिए। और इसमें ऑप्शनल में दिया गया है हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं, इस संदर्भ में अपने विचारों को तर्क सहित अभिव्यक्त कीजिए। हम फर्स्ट वाला करते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर लिखिए। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। सकारात्मक अवधारणा। स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का अर्थ है बंधनों का अभाव नहीं है, और नकारात्मक अवधारणा का अर्थ है कि स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा का अर्थ है बंधनों का ना होना और व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जो है कार्य करने की छूट देना। ठीक है, अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे राष्ट्रपति की किन्हीं 3 विशेष अधिकारों का वर्णन कीजिए।
अथवा मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका का उल्लेख कीजिए। हम फर्स्ट वाला करेंगे, राष्ट्रपति किन्हीं 3 विशेष अधिकारों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार है कि वो सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जो वीटो शक्ति है, इसका प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधायकों को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है और चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे पर प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार रखता है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।